हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्काई फ्लॉस। कैसे हैं आप सभी। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 6 है न्यू बुक में, चैप्टर 7 ओल्ड बुक में है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर। सो सबसे पहले आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्या समझते हो। कोऑर्डिनेशन मतलब कोई भी सिस्टमैटिक वे में कोऑर्डिनेट करना सारे लोगों का, ठीक है। सारे जैसे अगर हम अपने बॉडी के कंटेक्स्ट में बात करें तो इट मीन्स कि हमारे बॉडी पार्ट्स का कोऑर्डिनेट करना, सारे बॉडी पार्ट्स जब एक सिस्टमैटिक वे में कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और कंट्रोल, हमारे जो पूरे बॉडी पार्ट्स किसके कंट्रोल में है, ब्रेन के कंट्रोल में, राइट। तो ब्रेन क्या है, हमारा कंट्रोल सिस्टम है। तो अगर जब ब्रेन कंट्रोल मतलब जब ब्रेन बाकी सारे बॉडी पार्ट्स के साथ कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ब्रेन किस तरीके से सिग्नल्स भेजता है डिसीजन लेने के, या फिर हमारी बॉडी किस तरीके से उस चीज़ पर रिएक्ट करती है। तो चलो पढ़ते हैं। देखो काफ़ी ईजी है। पहले मैं आपको ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो देखना ज़रूरी है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे मैंने ये लिखा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इसमें हम दो पार्ट्स को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहला है आपका ये एनएस, दैट इज़ नर्वस सिस्टम, एंड ये जो है आपका वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम है वो एसोसिएट होता है आपका न्यूरॉन्स से। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, और ये ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स करते हैं। और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये न्यूरॉन्स, ये नर्व सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जो न्यूरॉन्स से एसोसिएटेड है, तो इसमें क्या क्या आते हैं नर्वस सिस्टम में। पहला आता है ब्रेन और दूसरा आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो हमारा वर्टिबल कॉलम होता है, बैकबोन होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा उसमें हम नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया, ये पढ़ेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे कि पहला टर्म है हमारा स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या होता है, चेंज इन एनवायरनमेंट। कोई ऐसा फैक्टर, जैसे मतलब कोई चीज़ जो हम सेंस कर सकते हैं और फिर रिएक्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे कि चेंज इन एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो यहाँ पे एकदम से वो स्टिमुलस जो सेंस हम करेंगे, सेंसेशन को हम स्टिमुलस कहते हैं। उस वजह से, उस सेंसेशन की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, उसे स्टिमुलस कहते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स वो होते हैं जो रिसीव करते हैं स्टिमुलस को। क्या करते हैं, स्टिमुलस हमने सेंस किया, फिर रिसेप्टर उस स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, और फिर वो जो स्टिमुलस जो रिसीव्ड होगा रिसेप्टर्स से, वो इफेक्टर्स के द्वारा उस पर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो स्टिमुलस पहले सेंस हुआ, फिर रिसेप्टर्स के पास पहुंचा, फिर इफेक्टर्स के पास पहुंचा, और इफेक्टर्स ने रिएक्ट किया फिर, ठीक है। जैसे कि विड्रॉयल ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम विड्रॉ करते हैं अपना हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, तो हमें वो स्टिमुलस हमारे रिसेप्टर्स तक पहुंचता है और फिर इफेक्टर्स तक पहुंचता है। फिर इफेक्टर्स मसल को बोलते हैं कि ये जो है बहुत हॉट है, और अपना हाथ हम एकदम से हटा लेते हैं, राइट। तो वो चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया। अब हम जाते हैं एनिमल्स नर्वस सिस्टम में। एनिमल्स में सच नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। तो जैसे कि टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजर सिचुएशन फॉर अस, वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट? All information from our environment detected by our environment by the specialized tips of some cells। तो कुछ सेल्स के द्वारा हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिटेक्ट होती है, और वो फिर रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको रिसेप्टर्स, ठीक है। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वो स्टिमुलस को जब रिसीव करते हैं फिर वो इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि these receptors are usually located in our sense organs such as inner ear, nose, टंग में। और जैसे गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, जो हमारे टंग में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। और ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हमारे स्मेल को डिटेक्ट करते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, आपके होते हैं नोज़ में, ठीक है। और भी रिसेप्टर होते हैं जैसे कि फिनो रिसेप्टर्स होते हैं जो आपकी ईयर में प्रेजेंट होते हैं, साउंड को डिटेक्ट करते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स थोड़ा ध्यान रखना है आपको, हाँ।
तो थर्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपका क्या स्किन में प्रेजेंट होते हैं और वो डिटेक्ट करते हैं कोई चीज़ जब गर्म है, कम गर्म है या फिर कोल्ड है, ठंडी है, तो उसको डिटेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कई सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो ही हमारी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो अब जब ये हमारा न्यूरॉन होता है, ये न्यूरॉन है हमारा, ये कई होते हैं, ठीक है, कई होते हैं। फिर यहाँ पे गैप होता है न्यूरॉन के बीच और फिर यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलो हम पहले समझते हैं कि ये क्या कह रही है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी ये कहना चाह रही है कि जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, है ना, द इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट। तो पहले आपको पार्ट समझना ज़रूरी है। तो डेंड्राइट क्या होता है, ब्रांच पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, सेल बॉडी को आप साइटोन भी कहते हो, जो कि साइटोप्लाज्म होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये होता है आपका एक्सॉन, फाइबर होता है, लॉन्ग फाइबर होता है, ये होती है आपकी नर्व एंडिंग्स, ठीक है। क्लियर है इतना। अब पहले क्या होता है, जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन क्या होती है, आती है, सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले हमारे डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं। मतलब जो स्टिमुलस, जो सेंसेशन आई है वो हमारे किसके द्वारा रिसीव होगी, डेंड्राइट्स के द्वारा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो डेंड्राइट्स हैं, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म में दिखते हो ना, साइटोप्लाज्म में आयंस होते हैं और वो आयंस क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर एक वो केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ करते हैं और जैसे ही वो केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ करते हैं वो क्या बना देते हैं, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। समझ में आ गया। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बेसिकली, इम्पल्स क्या होती है, सेंसेशन होता है बेसिकली, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो सेंसेशन बनती है आपकी यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनती है, फिर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है जो हमारे यहाँ पे क्रिएट हो जाता है वो फिर एक्सॉन के थ्रू कैरी करता है और फिर नर्व एंडिंग्स तक पहुँचता है। और जब वो एक्सोनल एंडिंग भी हम इसे कहते हैं, जब वो पहुँचता है वहाँ पे एक गैप होता है, उस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्स, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। जब यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा ना तो उसके बीच में गैप होगा और यहाँ से साइनेप्टिक नोब प्रेजेंट होती है, साइनेप्टिक नोब्स प्रेजेंट होती हैं। ये केमिकल एक रिलीज करते हैं, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। उस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और वो न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जा रही है उसको आगे तक एक मैसेंजर की तरह दूसरे न्यूरॉन तक कैरी करते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन पे जाती है और फिर वही सेम प्रोसेस होती है जो यहाँ पे हुई। क्लियर हुआ। तो चलिए एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। तो सबसे पहले डेंड्राइट टिप्स के द्वारा रिसीव हुई हमारी इन्फॉर्मेशन, फिर आयंस एक्टिवेट होते हैं और एक केमिकल रिएक्शन सेटअप करते हैं और एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनती है। फिर इम्पल्स डेंड्राइट से सेल बॉडी तक जाती है, फिर एक्सॉन तक जाती है और फिर एट द एंड एक रिलीज़ करते हैं सम केमिकल, वो सम केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको याद रखना है। दीज केमिकल क्रॉस द गैप और साइन, तो फिर ये जो होते हैं केमिकल्स ये आगे तक कैरी करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। क्लियर हुआ। इट इज़ थस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। हाँ, ये तो क्लियर है कि जो हमारा नर्वस टिश्यू है वो न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स से मिलकर बना हुआ है। चल अब आता है हमारा नेक्स्ट चीज़। तो इससे पहले जाने से पहले एक और टर्म है मैं आपको बता दूं, वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होती है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ द मोटर न्यूरॉन, है ना। मोटर न्यूरॉन क्या होता है वो हम थोड़ा आगे समझेंगे, बट आपको याद रखना है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की नर्व एंडिंग के लास्ट में वो होता है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब अभी हम सेंसरी न्यूरॉन्स वगैरह मैं आपको पढ़ा देती हूँ, चिंता मत करो। यहाँ पे साइड में मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि हम आगे टॉपिक के तभी जाएंगे जब हमें ये कुछ पॉइंट्स क्लियर होंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा स्टिमुलस आता है बॉडी पे वो किसके द्वारा रिसीव होता है, रिसेप्टर्स के द्वारा, ठीक है। और वो स्टिमुलस रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब स्पाइनल कॉर्ड, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये ब्रेन में क्यों। देखो हमारी उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अभी हमने पढ़ा था, देखो मैं अभी बताती हूँ, एक मिनट रुकना। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा
नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह लो इसे, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कंटेन करता है। तो ये जो हमारा स्टिमुलस है वो रिसेप्टर्स ने पहले सेंस किया और कहाँ तक पहुँचाया इसे पहुंचाया आपका स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, समझ में आ गया, इसे कहाँ पहुंचाया, स्पाइनल कॉर्ड तक। एक मिनट, मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ी, हाँ ठीक है, तो इसे अब ऐसे ही रहने दो। तो देखो पहले कहाँ पहुंचाया, पहले स्टिमुलस हमारा पहले स्टिमुलस हमारे रिसेप्टर्स ने रिसीव किया, उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचाया या फिर ब्रेन पे पहुंचाया। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कंटेन करता है, ये दोनों में से कुछ भी कंटेन कर सकता है। तो चलो हम स्पाइनल कॉर्ड मान लेते हैं अभी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया और फिर उस स्पाइनल कॉर्ड पे जब पहुंचा तो फिर उसने टारगेट ऑर्गन्स तक भेजाया, मतलब जहाँ पे जैसे मसल्स हो गई, एग्जांपल में मसल्स ले ली जो रिएक्ट करेंगी। तो जो हमारा स्टिमुलस आया वो रिसेप्टर्स तक पहुँचाने का काम किसने किया, मतलब यहाँ से नहीं, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुँचाने का काम क्या किया, वो किया सेंसरी न्यूरॉन ने। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन क्या कंटेन करता है, सेंसरी नर्व्स करता है जो रिसेप्टर्स से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पहुंचाती हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, यहाँ पे जब रिसीव हुआ आपको तो यहाँ से मतलब बीच का जो इसको वो भी बोलते हैं, इंटर रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, इसे इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। जैसे कि जो आपका सेंसरी न्यूरॉन है रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है सेंसरी न्यूरॉन का, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स या फिर कहो बीच का जो गैप है उसको फुलफिल करना है रिले न्यूरॉन को, मतलब मोटर न्यूरॉन को पहुँचाने का काम। ठीक है, समझ में आया, मतलब यहाँ पे अगर मैंने देखा तो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक किसने पहुँचाया, आपका पहुँचाया सेंसरी न्यूरॉन ने। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मुझे मोटर न्यूरॉन को पहुँचाना है, मेरा सिग्नल आ गए, वो किसके द्वारा कैरी होगा, मोटर न्यूरॉन के द्वारा कैरी होगा। ठीक है, आगे तक मसल्स तक पहुंचाना है मुझे, मोटर न्यूरॉन मत लिखो, मसल्स तक पहुंचाना है, तो वो रिले न्यूरॉन का काम होगा। ठीक है, वो बीच का जो गैप होगा उसमें पहुंचाना। ठीक है, फिर जो आपका जब रिसीव होगा मोटर न्यूरॉन के पास तो मोटर न्यूरॉन मसल तक कैरी करेगा स्टिमुलस। ठीक है, तो ऐसा चलता है ये। तो पहले स्टिमुलस रिसीव हुआ, रिसेप्टर्स के पास आया, रिसेप्टर्स में सेंसरी न्यूरॉन ने रिसेप्टर्स से जो सिग्नल है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पास किया, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो बीच का गैप है, मतलब जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को सिग्नल, सेंसरी से मोटर न्यूरॉन को सिग्नल ट्रांसफ़र करने का काम है, वो है आपका रिले न्यूरॉन का। और जब रिले न्यूरॉन ने या मोटर न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन दी तो ये मसल में ट्रांसमिट कर देगा। समझ में आ गया, तो ये पूरा है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स इज़ अ वर्ड which we commonly when we talk about some action response to the something। तो मैं आपको जल्दी बताती हूँ कि रिले न्यूरॉन क्या है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन अ सडन क्विक रैपिड अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं, और ये सबसे इनका इम्पॉर्टेंट पार्ट बताऊँ क्या है, आपको ये याद रखना है। क्या है मैं बताती हूँ, देखो एक मिनट, इसको कलर चेंज कर लूँ मैं। कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसको ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है, क्योंकि जब हमारा स्टिमुलस रिसीव होता है ना, तो हमें जैसे कि मुझे हॉट ऑब्जेक्ट से हाथ हटाना है, तो इट इज़ अ क्विक रिस्पॉन्स। आपको ना, अगर आपका पहले रिसीव होगा, फिर वो पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचेगा, फिर ब्रेन तक जाएगा, तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। स्पाइनल कॉर्ड ज़्यादा ईजी, क्योंकि वो वर्टिबल कॉलम में प्रेजेंट होती है, तो वो जल्दी हमारा रिसीव कर लेगी स्टिमुलस। इसलिए हम स्टिमुलस को, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को पहुँचा रहा है। भले ही वो जाता है इनडायरेक्टली, ब्रेन के पास भी इंफॉर्मेशन जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि ब्रेन उसे स्टोर करता है एज अ मेमोरी, क्योंकि जब फ्यूचर इवेंट्स में दोबारा वो चीज़ आई तो मुझे याद रहेगा कि यहाँ ये चीज़ गर्म है, तो इसको मैं टच नहीं करूँगी। राइट, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो दीज आर कॉन्सेप्चुअल थिंग्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस। तो ये स्पाइनल कॉर्ड इसे कंट्रोल करती है। और पढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में, और पढ़ते हैं द आंसर। ये रहा,
The answer depends on how we think. If nerve impulses are sent around the way we talk about it, then thinking is likely to involve the creation of such impulses. Thinking क्या है? कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है. इट इज़ बाउंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड नर्व इम्पल्सेस. मतलब अगर आप कोई चीज़ ना सोच रहे हो, ओवर थिंक करते हो ना, तो आपको सिर क्यों दर्द होता है? क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा नर्व इम्पल्स हैं इन्वॉल्व. ठीक है. इन दिस केस इफ इट इज़ नो सरप्राइज दैट थिंकिंग टिश्यू इज आर बॉडी कंसिस्ट of dense network arranged neurons. It sits in the forward end of skull and receives signals from all over the body. It thinks about before responding. Obviously in order to receive this thinking part of brain in the skulls, तो अगर हमें रिसीव करना है स्टिमुलस को, थिंक करना है, तो वो एक थिंकिंग पार्ट अलग होता है, वो हम बाद में देखेंगे. चलो अब हम आते हैं रिफ्लेक्स आर्क पे. तो उससे पहले आपको ये चीज़ एक पॉइंट याद रखना है. क्या पॉइंट याद रखना है हमें? कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होती है बेसिकली वो कहाँ से अराइज होती है? वो नर्व इम्पल्सेस में प्रेजेंट होती है. ठीक है, समझ में आ गया. स्पाइनल कॉर्ड जो है आपकी, वो किससे बनी होती है? नर्व से बनी होती है. ठीक है, बेसिकली ये मैं समझाना चाह रही हूँ कि किससे बनी होती है? नर्व से बनी होती है. अब रिफ्लेक्स एक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन तो हमने समझ ली, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये ना आपका टिश्यू को डैमेज होने से मिनिमाइज़ करता है. मतलब अगर आपका एक्शन ब्रेन तक पहुंचेगा तब तक तो आपका आधा हाथ तो जल ही जाएगा, राइट? तो तभी इसको आपको, इसलिए हम कहते हैं मिनिमाइज द डैमेज ऑफ टिश्यू. एंड इसका दूसरा फंक्शन ये भी है कि रिड्यूसेस ओवरलोडिंग और थिंकिंग ऑफ ब्रेन. ज़्यादा ब्रेन पे दबाव डालना आपको माइग्रेशन कॉज कर सकता है और बहुत भी चीज़ें कर सकता है. तो इस वजह से भी मैं कहती हूँ कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. समझ में आ गया? रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क एक बेसिकली पाथ है विच इज़ ट्रैवल्ड बाय द नर्व इम्पल्स इन रिफ्लेक्स एक्शंस. जो हमारे रिफ्लेक्स आर्क होता है इसका मतलब ये है कि द पाथ ट्रैवल्ड बाय अ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन. जो पाथ होता है नर्व इम्पल्स के द्वारा कैरी, जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये इसमें बहुत क्लियर तरीके से बताया, इसको मैं समझाती हूँ. देखो यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है हीट और स्किन के. ठीक है, तो जैसे आपने उसे टच किया, ये गई इन्फॉर्मेशन जल्दी से सेंसरी न्यूरॉन यहाँ प्रेजेंट है, जो आपके मैंने बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पास करें. ब्रेन देखो यहाँ पे प्रेजेंट है भाई, इधर तक ब्रेन जाना पड़ेगा, मैसेज ब्रेन तक तब जाएगा, लेट जाएगा. इसलिए हम क्या करते हैं, जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड उसमें स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज दे देते हैं. अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, इस इंफॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन की हेल्प से इफेक्टस तक पहुंचाती है. इफेक्टस क्या होते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इफेक्टस बताया था कि वो रिएक्ट करते हैं. एक ऐसे मसल और टिश्यू ग्लैंड विच एक्ट अपॉन द स्टिमुलस, तो वो होता है रिसेप्टर्स. और फिर ये पहुंचा इफेक्टस तक, और इफेक्टर यहाँ प्रेजेंट है, मतलब मसल इन आर्म, और हम जल्दी से इसको हटा लेंगे. हीट और पेन वाले रिसेप्टर मैंने बताया दैट आर थर्मो रिसेप्टर्स. समझ में आ गया? थर्मो रिसेप्टर्स समझ में आ गया? डन, क्लियर? तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ. और यहाँ पे मैसेज टू ब्रेन क्यों लिखा है? क्योंकि हाँ, मैसेज जा रहा है ब्रेन तक, जा रहा है ब्रेन तक, तो बट वो क्या है, एक मेमोरी की तरह स्टोर होगा. अब मेरे को उससे पहले ना एक चीज़ डिस्कस करनी है. हमें दो चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री थिंग्स. अब ये क्या होती हैं, तो ये मुझे कौन बता सकता है? देखो ये काफ़ी ईजी है. वॉलेंट्री हमने पिछले उसमें पढ़ी है कि दोज एक्शन दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल. जो हम अपने खुद के विल से कंट्रोल कर सकते हैं उसे हम वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं. तो विल से कंट्रोल हो सकती है. एक पॉइंट में लिख देती हूँ, एक मिनट रुको बस. अरे हाँ, तो देखो पहला तो चीज़ ये हो गई इसमें कि ये क्या है, ओन विल के द्वारा, एंड इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय आर ओन विल. नॉट डाल दो. फिर क्या है इसमें कि थिंकिंग इन्वॉल्व होती है. हम सोच के कोई काम करते हैं, जैसे मुझे बाहर वॉक करने जाना है, तो मेरा डिसाइडेड है कि मैं वॉक करने जाऊँगी. ठीक है, तो दैट इज़, ठीक है, इसमें थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है. हम अपने काम अपने ओन विल से कर रहे हैं, तो मतलब सोच के ही कर रहे होंगे, राइट? अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं अपने खुद के विल से पढ़ रही हूँ. मैं लिख रही हूँ, मतलब क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ, तो ये किस लिए कर रही हूँ? मैं अपने विल से ही कर रही हूँ ना. हाँ, इसमें थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल इनवॉलेंट्री
एक्शन, जैसे कि आपकी हार्ट बीट, या आप खुद कंट्रोल नहीं कर रहे हो, दिस इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्ट, राइट। तो ये क्या है, ये बॉडी पार्ट्स के द्वारा कंट्रोल। वॉलेंट्री एक्शन का एग्जांपल है जैसे कि हम हाँ आइज़ क्लोज कर रहे हैं अपने, तो वो अपने खुद के उससे कर रहे हैं, राइट। तो दैट आर वॉलेंट्री। चलो अब इसके ये क्लियर तो हो गया होगा डिफरेंस, बट एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस, देखो एक तो चीज़ यही है कि ओन विल कांट बी कंट्रोल्ड, कांट बी कंट्रोल्ड बाय ओन विल, इसमें भी कांट बी कंट्रोल्ड बाय ओन विल, बिल्कुल। अब ये तो यार सिमिलैरिटी हो गई मैम। अब देखो यहाँ पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स में क्या होता है कि थिंकिंग इज़ नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। थिंकिंग क्या है बच्चा, इन्वॉल्व नहीं होती है, थिंकिंग इज़ नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, थिंकिंग इज़ नॉट इन्वॉल्व। और हाँ इसमें भी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकती हूँ मैं, यहाँ मैं एक चीज़, एक डिफरेंस क्लियरली लिख सकती हूँ इनके बीच में, कि ये जो होता है ना ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जैसे हार्ट बीट हो गई आपकी, और सलाइवेशन हो गया, सलाइवेशन का जो एक्सक्रीशन होता है वो। रिफ्लेक्स एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाए और फिर रिएक्ट करें, तो हमारे टिश्यूज़ काफ़ी डैमेज हो सकते हैं, तो इस वजह से ये स्पाइनल कॉर्ड तक रीच होती है। बाकी दोनों सेम है, जैसे कि पंपिंग ऑफ हार्ट हो गई, तो ये तो हार्ट ही करता है ना, स्पाइनल कॉर्ड तो कर नहीं रही है, क्लियर। तो ये डिफरेंस है। तो पहले तो आप ये भी लिख सकते हो रिफ्लेक्स की सडन है, रैपिड रिस्पॉन्स है, तो ये लिखो, और इसमें करो इनवॉलेंट्री में कि ये अपने ओन विल के द्वारा कंट्रोल। बिगेस्ट डिफरेंस इज दैट कि ये कंट्रोल ब्रेन के द्वारा और ये स्पाइनल कॉर्ड के। तो आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ह्यूमन ब्रेन। अब ब्रेन के ऊपर आ जाते हैं कि देख तो लिया, अब देखो इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इज देयर इन रिफ्लेक्स एक्शन। कैसे, क्योंकि ब्रेन उसको मेमोरी की तरह स्टोर करता है, जिससे कि फ्यूचर इवेंट्स में वो मेमोरी हमारे काम आए। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे हम जो अभी पढ़ने वाले हैं ब्रेन में, दैट इज़ कि स्पाइनल कॉर्ड इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स। यही चीज़ मैं आपको कह रही थी कि स्पाइनल कॉर्ड नर्व से मिलकर बनी हुई है, और नर्व्स के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है कि ये किससे बनी है, नर्व से मिलकर बनी है। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स these are considered. तो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर एंड द पार्ट विच इज देयर टू टेक डिसीजंस एंड मैनेज अलग अदर टिश्यूज इन अ बॉडी, दैट इज़ द वर्क ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो अब देखो कम्युनिकेशन, देखो यहाँ पे बोला गया कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का कम्युनिकेशन, और बाकी पार्ट्स, अदर बॉडी पार्ट्स किसके द्वारा कन्वर्ट होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो मैंने बताया था, जो क्रेनियल नर्व्स कंसिस्ट करता है, जो अभी हम आगे देखेंगे। तो हमारे ब्रेन में कुछ पार्ट्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो हमारा सबसे जो 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और एक होता है हाइंड ब्रेन। क्या होता है, एक हाइंड ब्रेन। तो पहले हम फोर ब्रेन के बारे में समझते हैं। तो फोर ब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. It has regions which receive sensory impulse. Separate areas of forebrain are specialized for hearing. There are separate areas association with the sensory information. तो ये तो सब फालतू लिखा है। जो मेन पार्ट है इसका कि जो डिसीज़न लिए जाते हैं, थिंकिंग ली जाती है, वो फोर ब्रेन के द्वारा ही ली जाती है, ठीक है। तो जो फोर ब्रेन होता है हमारा, उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। क्या पार्ट्स होते हैं, चलो देखते हैं। पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन का सेरिब्रम। सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम बेसिकली मेंटल एबिलिटीज़, जो आपकी थिंकिंग होती है, रीजनिंग प्रोसेस होती है, वो सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देता है किसकी तरफ, वॉलेंट्री एक्शंस की तरफ, ठीक है। ये कंट्रोल करता है जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस आपके हो रहे होते हैं, वो सारे कंट्रोल किए जाते हैं सेरिब्रम के द्वारा। तो दूसरा आपका होता है हाइपोथैलेमस। ये आपकी बुक में गिवन नहीं है इतना, बट आप देखोगे हाइपोथैलेमस। और क्या होता है, थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जैसे कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी वो कंट्रोल करता है, और थैलेमस को रिले स्टेशन भी कहते हैं। तो ये तो मैंने बस आपको बता दिया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे बोल रहा है सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज़ बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन विथ हंगर विच इज़ सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो हंगर का सेपरेशन मतलब ये जो होता है, ये हाइपोथैलेमस के अंडर ही आता है, ठीक है।
तो समझ लिया आपने कि हाँ फोर ब्रेन क्या होता है। अब हम देखते हैं मिड ब्रेन क्या होता है। सो व्हाट इज मिड ब्रेन? मिड ब्रेन इट इज़ अ बेसिकली इट एक्ट एज अ ब्रिज टू ट्रांसपोर्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन। तो उसके बीच में मिड ब्रेन का काम होता है। समझ में आ गया? सो अब एक चीज़ है, मिड ब्रेन में कुछ पार्ट्स नहीं दिए हैं, बेसिकली होते ही नहीं है। हम देखेंगे हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या होता है? हाइंड ब्रेन आपके जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन में होता है पहला सेरिबेलम। बेलम से याद रखना, सेरिब्रम इज़ डिफरेंट, सेरिबेलम बेलम। ये जो सेरिबेलम होता है ना, ये आपका मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल इज़ डन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये बॉडी पोस्चर मेंटेन करके रखता है। उसी का दूसरा पार्ट है पोन्स। हाइंड ब्रेन का दूसरा पार्ट है पोन्स। पोन्स क्या होते हैं? ये हमारी ब्रीथिंग रेट और स्लीप साइकिल को कंट्रोल करके रखते हैं। थर्ड है मेड्यूला ओब्लंगेटा। मेड्यूला ओब्लंगेटा ये रेगुलेट्स करते हैं हार्ट बीट, कफिंग, स्नीजिंग, सलाइवेशन। तो ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो मेड्यूला ओब्लंगेटा कन्फर करती है। तो जैसे कि हमारा माउथ वाटर करता है व्हेन वी फूड, है ना, हर हार्ट बीट्स एंड ऑल द थिंग्स। तो ये सब कौन का काम है? ये है हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट मेड्यूला ओब्लंगेटा का। समझ में आ गया? तो जो मैनी ऑफ दी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन के द्वारा कन्वर्ट बोले जाते हैं। ऑल दिस इनवॉलंटरी इंक्लूडिंग ब्लड स्प्रेड, सलाइवेशन कंट्रोल बाय मेड्यूला। और जितने भी सलाइवेशन वगैरह ये सब किसके द्वारा कन्वे होता है? दैट इज़ बाय मेड्यूला इन हाइंड ब्रेन। समझ में आ गया? तो चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ हाउ आर दीज टिश्यू प्रोटेक्टेड। तो जो टिश्यूज़ होते हैं ना, सबसे पहले जो हमारा मैं कहूँगी आपका ब्रेन होता है वो एक बोनी बॉक्स के अंदर बैठा रहता है, हमेशा बैठा रहता है बोनी बॉक्स के अंदर। जो बोनी बॉक्स है दैट कंटेन्स, जो बोनी बॉक्स है हमारा वो स्कल से मिलकर बना होता है। तो आप कैसे डिफाइन करते हो? ब्रेन इज़ प्लेस्ड इन बोनी बॉक्स कॉल्ड क्रैनियम। उसको हम क्रैनियम बोलते हैं। आपके में दिया नहीं है बट आपके में डायग्राम जो है बच्चा, जो डायग्राम दिया है ना, ये देखो क्रेनियम ये गिवन है। तो बोनी बॉक्स कौन सा है बच्चा? क्रेनियम ही है बोनी बॉक्स बेसिकली। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो बोनी बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। द ब्रेन इज़ कंटेन्ड। तो ब्रेन में देखो 3 मेनिंजेस होती हैं। ब्रेन इज़ व्रैप्ड इन 3 सेपरेट मेनिंजेस। 3 अलग अलग तरह की मेनिंजेस होती हैं। जैसे कि इसमें एक मिनट दिखा दूँ मैं आपको। इसमें ना एक्चुअली आपकी बुक में कुछ गिवन भी नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और बतानी है आपको सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम कहाँ है हमारा? फोर ब्रेन। जो सेरिब्रम प्रेजेंट होता है ना वो कंट्रोल करता है, मतलब कमांड्स पूरी, मतलब जो एक कैसे ना सेकंड हम सेंट्रल कह सकते हैं ब्रेन में जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, सारी चीज़ों को कन्वे करता है, दैट इज़ सेरिब्रम ओनली। तो हम मेनिंजेस की बात करें तो ये देख रहे हो 3 पतली पतली मेनिंजेस देख रहे हो ना यहाँ पे, तो दैट इज़ मेनिंजेस। अब ये मेनिंजेस 3 अलग अलग होती हैं। इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं ज़्यादा। हाँ, तो ये होता है, ठीक है। और जो हमारा ब्रेन होता है ना उसमें फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। फ्लूइड फिल बैलून जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड इंजरीज से प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। स्पाइनल कॉर्ड किस में प्रेजेंट है? वर्टिबल कॉलम। जो हमारा वर्टिबल कॉलम मतलब बैकबोन होता है, जैसे कि ये हमारी बैकबोन है, तो इसके अंदर जो पतली सी होगी ना वो होगी जो नर्व से बन के मिली वो होगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ गया? अब हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, ये हम सब ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं डिस्कस करके? मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि ये पार्ट है ना एक्चुअली तुम्हें पता होना चाहिए, सेंसिंग नहीं होना। तो पहले रिसेप्टर्स के पास, फिर दर्द। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चीज़ बताई कि जो मसल्स होते हैं ना इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है? जो आपने 9th में पढ़े होंगे कि ये ना मसल को शेप चेंज कराने में हेल्प करते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि मसल काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, तो ये रिएक्ट कैसे करेगा? तो हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जो रिएक्ट करवाते हैं मसल को, जो शेप चेंज करवाते हैं मसल्स का। समझ में आ गया? ये पूरा सेम कॉन्सेप्ट वही है। जस्ट द थिंग इज़ दैट कि आपको ये रिकैप अगर आपको समझ में दोबारा करना है तो आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, ठीक है।
अब आता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। प्लांट में तो ऐसा कोई पर्टिकुलर अगर कहूँ नर्वस सिस्टम तो ऐसा कुछ तो प्रेजेंट नहीं है, राइट। सो व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ छुई मुई, मतलब टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा प्यूडिका बोलते हैं हम उसे, उसकी करते तो ये क्या करता है, ये ड्रोप अप, मतलब बिल्कुल ऐसे मुरझाने लगता है, बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्या प्लांट, क्योंकि तब जब कोई सेंसेशन हम दे रहे हैं, स्टिमुलस दे रहे हैं, तभी वो हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब प्लांट में भी कुछ है। तो हाँ, प्लांट में भी होता है, ये कैरी किया जाता है हमारा जो ये होता है, ये केमिकल मीन्स के द्वारा मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो करी जाती है, कन्वे। अब देयर इज़ नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दी मूवमेंट। ऑन दी अदर हैंड डायरेक्शन मूवमेंट सीलिंग इज कॉज्ड बाय, चलो एक बार थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ। देखो बेसिकली ना आपके दो तरह के मूवमेंट होते हैं। पहला होता है आपका नेस्टिक मूवमेंट, और एक होता है आपका जो आपकी बुक में गिवन नहीं है बट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मूवमेंट ज़रूर गिवन है, तो वो आपको इस तरीके से पहचानना है। ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, बेसिकली नेस्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जो जिनको ग्रोथ डेवलपमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है इनमें। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, ग्रोथ के लिए नहीं करते हैं ये वर्क, कभी भी मूवमेंट करते हैं बट ग्रोथ के लिए नहीं करते हैं, पॉइंट करना मेरी बात को। एंड जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं आपके वो, हाँ, तो वो क्या होते हैं, वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होते हैं, और वो जो कहते हैं यूनि डायरेक्शनल होते हैं, मतलब डायरेक्शनल होते हैं, एक डायरेक्शनल में काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, ग्रोथ रिलेटेड होते हैं, मतलब डिपेंडेंट होते हैं ग्रोथ पे, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं ग्रोथ पे। इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। सो इतनी चीज़ें बस तुम्हें याद रखनी थी, समझ में आ गया। तो अब अगर जो भी तुम्हें दिखे ना ग्रोथ इन्वॉल्वमेंट वगैरह, तो मतलब समझ जाना कि हम नेस्टिक मूवमेंट वगैरह की बात कर रहे हैं। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन दैट हैज़ टच अकर्ड मस्ट बी द प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। अगेन एज इन एनिमल्स सम cells must shape in order to movement to happen instead of specialized protein found in animal muscles, plants change by तो अब क्या होता है कि मसल में तो वो होता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, बट अब ये कैसे अपना रिएक्ट करते हैं, अपना हिलाते कैसे अपने आप को। तो इनके में क्या होता है, सेल्स में अमाउंट ऑफ वाटर के द्वारा ये चेंज करते हैं अपना शेप वगैरह, क्योंकि जितनी अगर रिजल्ट इन जैसे कि स्वेलिंग हो जाती है, श्रिंकिंग हो जाती है कभी कभी, तो अमाउंट ऑफ वाटर जितना होगा उस हिसाब से इनका शेप बदल देगा। समझ में आ गया। तो अभी ये जो हमने देखा ना, ये नेस्टिक मूवमेंट था कि इसमें मूवमेंट हो रहा है बट ग्रोथ के लिए नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ट्रॉपिक मूवमेंट। अब आपको लगता है जो टेंड्रिल्स होती हैं, टेंड्रिल्स बेसिकली क्लाइंबर्स होते हैं, जैसे कि पी प्लांट वगैरह, ये सब जितनी भी होती हैं, ये सब होती हैं। सम प्लांट जैसे कि होते हैं हमारे पंपकिन वगैरह, टी वगैरह, है ना, पी वगैरह। तो ये क्या होते हैं कि दिस इज़ ड्यू टू द मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स, मतलब ये सब क्लाइंब क्यों करते हैं अदर प्लांट्स को, दिस इज़ ड्यू टू द मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। जो टेंड्रिल्स होते हैं दैट आर सेंसिटिव टू टच, है ना, जब भी इनमें टच का स्टिमुलस आता है, व्हेन दिस टेंड्रिल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द टच के कॉन्टैक्ट में आती हैं, द पार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट, द पार्ट विच इज़ कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट के पार्ट में जो हमारा प्लांट का पार्ट कॉन्टैक्ट में है वो एकदम से ग्रो नहीं करता है, उसके अराउंड टेंड्रिल्स जो होती हैं वो करने लगती हैं, क्लिंज अराउंड, ऐसे इस तरीके से पतली पतली वायर्स की तरह होती हैं, समझ में आया। और टेंड्रिल्स सर्कल करने लगती हैं और फिर उस पर क्लाइंब करती हैं। तो ये क्यों है, इसके अंदर ऑक्सिन प्रेजेंट होता है बच्चा। ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन हम एक हार्मोन ही होता है, वो हम आगे देखेंगे, इसी में दिया है आपको गिवन। हाँ, तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में क्या बताया है, हाँ, तो यहाँ पे बताया है स्टिमुलस के बारे में आपको मैं थोड़े और पॉइंट्स बताती हूँ। यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के स्टिमुलस होते हैं। स्टिमुलस जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म वगैरह, तो ये सारे स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे
जो हमारा फोटोट्रॉपिज्म होता है ना, what is it? It is the growth movement shown by the part of plant in response to the stimulus of light. लाइट के रिस्पॉन्स में कोई भी स्टिमुलस बेंड हो रहा है उसकी तरफ, स्टिमुलस की तरफ होता है तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है, और अगर दूसरी तरफ बेंड हो रहा है तो उसको नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है शूट। शूट क्या होते हैं? ऊपर का जितना प्लांट का पार्ट होता है, लीव्स वाला पार्ट होता है, जैसे ही उसे लाइट दिखती, लाइट कहीं से भी सनलाइट आती हुई दिखती है, सनलाइट आती हुई दिखती है तो वो प्लांट पार्ट क्या होता है, उसकी जो लीव्स होती हैं ना वो बेंड होने लगती हैं, किसकी तरफ? इसकी तरफ। ठीक है, वो क्या करने लगती है? शो करने लगती हैं मूवमेंट किसकी तरफ? लाइट की तरफ। तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब फोटोट्रॉपिज्म देखा, व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म? जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है दैट इज शोन बाय द पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि ये प्लांट है, इसके अंदर रूट्स हैं, और रूट्स के अंदर क्या होती है? नीचे ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो अब रूट्स किसकी तरफ बेंड करते हैं? ग्रेविटी की तरफ बेंड करते हैं, लाइट की तरफ बेंड नहीं करते हैं। तो अगर मैं जियोट्रॉपिज्म के कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। हाँ, क्योंकि ये ग्रेविटी की तरफ बेंड कर रहे हैं। बट अगर मैं फोटोट्रॉपिज्म की इसमें बात करूँ कि रूट लाइट की तरफ बेंड ना करते हुए इसके नीचे की तरफ बेंड कर रहे हैं, इसकी तरफ, तो वो हो जाएगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो आपको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। समझ में आ गया? तो ये जैसे कि हमारा प्लांट है, इसकी तरफ बेंड हो रहा है, तो इसमें बेसिकली जो ओल्ड पार्ट ऑफ प्लांट होंगे, बेसिकली एक्टिविटी में आपके ओल्ड पार्ट ऑफ प्लांट की बात की गई है, तो ओल्ड पार्ट ऑफ प्लांट जो होंगे वो सेम ही रहेंगे, बट जो नए प्लांट होंगे, जो नए उगेंगी, लीव्स उगेंगी, वो बेंड करेंगी क्योंकि उन्हें ग्रोथ की ज़रूरत है। समझ में आ गया? आ गया समझ? चलो अब हम पढ़ते हैं थ्योरी क्या कह रही है हमारी एनसीईआरटी। मैंने पूरा समझा दिया। Plant show tropism in response to the other stimulus as well. The root of a plant always downwards, while the shoot always grow upwards and away from the upward downward growth of the shoot obviously, है ना? तो ये सब हो जाती है उसी में। ये बताया फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म वो चीज़ है। अब हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है? वही सेम डेफिनेशन लगानी, बस इसमें स्टिमुलस चेंज होता है, दैट इज़ वाटर। केमोट्रॉपिज्म क्या होता है? इसमें स्टिमुलस होता है केमिकल्स। इसका एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। आपको बस एग्जांपल याद रखना है, बाकी आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में इसको पढ़ोगे। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स। ठीक है, चलो जो मूवमेंट होता है टच क्या होता है? थिग्मोट्रॉपिज्म। जो हमारा थिग्मोट्रॉपिज्म होता है वो क्या स्टिमुलस देता है? टच का स्टिमुलस देता है। ठीक है, सनफ्लावर रिस्पॉन्ड डे, द मूवमेंट सनफ्लावर डे और नाइट ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट स्लो। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स ऑफ प्लांट विल इवन स्लोअर। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जो होते हैं वो थोड़े स्लोअर होते हैं। ठीक है, कम स्लो, बहुत धीरे धीरे करते हैं। बट अगर हम वो जो देखें नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, तो वो नहीं होते हैं स्लो। ठीक है, क्योंकि उसमें ग्रोथ के लिए काम नहीं किया, बट यहाँ पे ग्रोथ के लिए किया जा रहा है। इवन इन एनिमल बॉडी देयर आर केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शंस टू ग्रोथ। आर आर्म्स एंड फिंगर्स सर्टन नॉट हजार्डली, सो कंट्रोल मूवमेंट कैन बी इधर स्लो और फास्ट, इट फास्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो ये सब वही चीज़ है। अब आता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के बारे में बता रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक्सलेंट मीन्स है कन्वर्सेशन के, बट इसकी भी लिमिटेशंस है। क्या कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिर्फ उन्हीं पार्ट्स ऑफ द प्लांट कह रही हूँ, पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक जाएगी जहाँ पे जो पार्ट नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड रहेंगे, उन्हीं पार्ट्स तक ही रीच होगी। दूसरा है इसका लिमिटेशन कि ये जो होती हैं इनको एक बार ये बन जाएं तो फिर दूसरी बार बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ये कुछ सेकंड्स लेती हैं बनने में। दूसरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जैसे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चली गई फिर एकदम से दूसरी क्रिएट नहीं हो जाती है। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? चलो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अब हम कुछ प्लांट हार्मोन देखेंगे। पहला हार्मोन है आपका ऑक्सिन। तो ये शूट टिप्स पे जो ऊपरी पार्ट होते हैं प्लांट के, उस पर प्रेजेंट होता है। ये आपकी हेल्प करते हैं बेंडिंग में लाइट की तरफ।
फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट स्टिमुलस की तरफ बेंड करने में मदद करता है, ठीक है, क्लियर। और फिर इसका काम है कि ये लेंथ इंक्रीज करता है स्टेम एंड रूट की, सेल इलोंगेशन करता है, लंबा करता है सेल को, ठीक है, समझ में आया, ग्रो टॉलर करता है, ठीक है। उसके बाद इसका काम ये भी है कि ये किस में आपका काम करता है, टेंड्रिल्स का जो काम होता है वो भी इसके द्वारा देखा जाता है। समझ में आ गया। टेंड्रिल्स मतलब क्या होती है आपको पता ही है, मैंने बता दिया है कि टेंडल्स क्या होती है। तो बेंडिंग ऑफ स्टेम, डायरेक्शन ऑफ लाइट करता है, और कर्लिंग अराउंड द सपोर्ट, मतलब टेंडल्स का काम भी इसकी यही देखता है। और ये ना रेट ऑफ सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन भी इन्हांस करता है। दूसरा है आपका गिबरेलिन। तो गिबरेलिन क्या करता है, हाइट ऑफ प्लांट इंक्रीज करता है, ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन तो करता ही करता है, और प्रमोट सेल जर्मिनेशन करता है। समझ में आ गया। तो इंक्रीजेज द हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट बढ़ाता है, ठीक है। प्रमोट सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन करता है। समझ में आ गया। सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन करता है, सीड जर्मिनेशन करता है। साइटोकिनिन क्या करता है कि रैपिड डिवीजन करता है, स्पेशली इन फ्रूट्स वगैरह में रैपिड करता है, रैपिड डिवीजन, ठीक है, रैपिड सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन, स्पेशली इन फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये तो ग्रोथ प्रमोटर्स हो गए, ग्रोथ इनहिबिटर्स भी होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, इनहिबिटर्स मतलब ग्रोथ को रोकने वाले, वो भी होते हैं, जैसे कि एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिस जैसे विल्टिंग ऑफ लीव्स होती है, प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स होती है, डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स होती है। ये क्या करता है एब्सिसिक एसिड, उल्टे काम करता है, ग्रोथ को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि कुछ अमाउंट में ग्रोथ ज़्यादा हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। समझ में आ गया। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। एब्सिसिक एसिड हो गया। और इथेनाइल भी होता है, वो गैसियस हार्मोन होता है, वो राइपनिंग ऑफ फूड्स में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब उसको खाने में मतलब अच्छा बनाता है वो फूड को। समझ में आ गया। तो चलो अब हम आते हैं हमारे हार्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में किस तरीके से हार्मोन होते हैं। सबसे पहला हार्मोन आपको दिया है वो है एड्रिलिन। एड्रिलिन जो हार्मोन होता है ये आपका सीक्रेट होता है एड्रिलिन ग्लैंड्स के द्वारा। इसे सीक्रेट कौन करता है, एड्रिनल ग्लैंड्स करते हैं बच्चा। और ये टारगेट, और ये डायरेक्टली कहाँ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, अलग अलग टारगेट ऑर्गन्स तक कैरी किया जाता है, जैसे कि एक हार्ट में। इसका काम क्या है, जो इमरजेंसी सिचुएशंस आती है ना, इमरजेंसी सिचुएशन कि एकदम से आपके हार्ट बीट बढ़ना, ऑक्सीजन बढ़ना, कोई डरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसमें, तो उसमें ये कोप अप करता है आपको, तो उसका काम ये है एड्रिनल का। समझ में आ गया। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज़ दूसरा हार्मोन कौन सा दिया है आपकी बॉडी में। हाँ, आपका दिया है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है बच्चा, थायराइड ग्लैंड एक कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि आपकी आयोडीन एसेंशियल होती है सीक्रेशन सिंथेसाइज करने के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन। अगर आयोडीन आपकी बॉडी में कम होगी, थायरोक्सिन हार्मोन कम होगा। इसका काम क्या है कि इट रेगुलेट्स द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। क्योंकि अगर आयोडीन नहीं होगा ना आपकी बॉडी में तो ये गॉइटर कॉज कर सकता है। ये जो मुंह फूल जाता है ना एकदम से, देखते हो आप फोटोज़ में मुंह फूलना एकदम से, तो वो एक मेन कॉज हो सकता है इसका। समझ में आ गया ना। आई होप इट इज़ क्लियर। थायराइड ग्लैंड तो गोइटर प्रोड्यूस करता है, इसलिए कहते हैं कि आयोडाइज सॉल्ट लो, उसमें खाने में आयोडाइज सॉल्ट लो, क्योंकि गोइटर कॉज कर सकता है, विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल टू अस। अब क्या होता है कुछ जगह पे, जो आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट होता है। मतलब क्या होता है, हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो हमने अभी देखा। हाइपोथैलेमस डायरेक्ट करता है, मतलब ये हुक्म चलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे कि तुम रिलीज करो ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड होता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जिनकी हाइट छोटी रह जाती है उनको क्या होता है, डॉर्फिज्म होता है, क्योंकि उनके में ग्रोथ हार्मोन कम प्रोड्यूस होते हैं बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो एकदम से बहुत लंबे हो जाते हैं बिफोर प्यूबर्टी, उनको क्या होता है, जिजेंटिज्म, मतलब उनके में ग्रोथ हार्मोन कुछ ज़्यादा ही ओवर हाइपोसिक्रेशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन। समझ में आ गया, क्लियर। तो ग्रोथ हार्मोन देख लिया। अब क्या होता है, पैनक्रियाज होते हैं ग्लैंड। पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करती है, इंसुलिन सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है,
इंसुलिन सीक्रेट करती है। हाँ, तो इंसुलिन सीक्रेट करती है। तो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन बेसिकली आपका ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट्स करता है। वो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? पैनक्रियास में। अगर आपको ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल गिर चुका है या फिर डिफिशियंसी है इंसुलिन की, तो वो आपको डायबिटीज़ कॉज करती है। डायबिटीज़ में आप देखते हो ब्लड विजन दिखना चालू हो जाता है, यूरिनेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन होने लगता है, तो वो डायबिटीज़ का कॉज है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे डायबिटीज़ का कॉज आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना है। इंसुलिन का क्या काम है? देखो, जैसे कि एक होते हैं अल्फ़ा सेल्स होते हैं बच्चा, एक होते हैं आपके अल्फ़ा सेल्स, एक होते हैं बीटा सेल्स। एक मिनट बताती हूँ। पैनक्रियाज में आपके अल्फ़ा सेल्स होते हैं, एक होते हैं बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स क्या करते हैं? इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, और इंसुलिन और ग्लाइकोजन, और अल्फ़ा सेल्स ग्लाइकोजन। तो दोनों का काम रेगुलेट करना है ब्लड शुगर लेवल। बट डिफरेंस क्या है कि ये इंसुलिन एक डिक्रीज़ करती है ब्लड शुगर लेवल को। बाय चांस आपका कभी इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड शुगर लेवल, तो डिक्रीज़ में इंसुलिन काम आएगी। और बाय चांस आपका बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, तो उसमें ग्लाइकोजन काम आए, क्योंकि ये इंक्रीज़ करते हैं ब्लड शुगर लेवल। क्लियर हुआ? आई होप इट इज़ क्लियर। समझ में आ गया? आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। तो इंसुलिन वगैरह आप लोग पता ही है। और फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे इसमें ग्लैंड का नहीं दिया फ़ोटो, एक ना बॉक्स दिया था, आई थिंक वो इसमें गिवन नहीं है। ओके, मैं आपको बॉक्स बता देती हूँ। तो उस बॉक्स में एक और हॉर्मोन्स है, जो ग्लैंड है वो है टेस्टिस। जो टेस्टिस ग्लैंड होता है वो क्या सीक्रेट करता है? टेस्टोस्टेरोन। ये आपके सेकेंडरी सेक्सुअल इन कैरेक्टर्स इन मेल डेवलप करता है। वैसे ही ओवरी होती है, ओवरी करती है ऑस्ट्रोजन, क्या कहते हैं, फीमेल्स में रिलीज़ करती है। तो ये इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल में डेवलप करती है। तो ये सारा कुछ हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज़्म, जो मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, हाल हम समझ लेंगे फीडबैक मैकेनिज़्म को। ठीक है, इजी है काफ़ी ज़्यादा। हमारा चैप्टर सिर्फ 50 मिनट्स में कंप्लीट हो गया है पूरा। चलो यहाँ से समझाती हूँ। तो क्या होता है? फीडबैक मैकेनिज्म इज़ कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स, ये तो क्लियर ही है। अब क्या होता है कि एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तो इंसुलिन जो होता है हमारा, उसको हम डायरेक्टली ब्लड में एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं करते हैं? इट इज़ बिकॉज क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, और प्रोटीन जो एंजाइम्स होते हैं वो उसे डाइजेस्ट कर लेंगे, है ना। तो इसलिए हम ये नहीं करते। तो मैंने बाहर का टॉपिक ही थोड़ा बता दिया आपको, एकदम से याद आया मुझे। चलो कोई नहीं, पहले हम देखते हैं फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। ये सेल्फ रेगुलेटिंग या ऑटो रेगुलेटरी वो होते हैं मैकेनिज्म, हॉर्मोन्स जिनकी बात कर रही हूँ फीडबैक मैकेनिज्म को चलाने वाले। जैसे ही कभी आपका शुगर लेवल आपका घट जाता है, सॉरी राइजेस हो जाता है, राइज करने लगता है, ब्लड शुगर लेवल राइज करने लगता है, तो ये किसका काम है? डिटेक्टेड हो जाता है, डिटेक्टेड बाय दी सेल्स ऑफ द पैनक्रियास के द्वारा इसे डिटेक्ट किया जाता है। फिर जैसे कि जब भी मैंने बोला बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया, तो उसके लिए इंसुलिन सीक्रेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है? जल्दी जल्दी सिंथेसाइजेशन करता है इंसुलिन का, जैसे कि थोड़ा कम कर दे ब्लड शुगर लेवल। तो ये इंसुलिन का सिंथेसाइजेशन किया, ब्लड शुगर लेवल जैसे कि सिंथेसाइजेशन इंसुलिन का बहुत ही ज़्यादा सिंथेसाइजेशन हो गया इंसुलिन का, तो ये क्या करता है? ये ब्लड शुगर लेवल बाय चांस फॉल हो जाता है आपका, तो फिर ये क्या करता है? ये सीक्रेशन बंद कर देता है, जो ज़्यादा इंसुलिन का सीक्रेशन बंद कर देता है, और फिर वही प्रोसेस होती है डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ पैनक्रियास, वही चीज़। तो इसी को हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ऑटो रेगुलेटरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें, ठीक है। क्या करा? पहले शुगर लेवल राइज हुआ, डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पैनक्रियास, सिंथेसाइजेशन ऑफ इंसुलिन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ज़्यादा ही इंसुलिन प्रोड्यूस हो गई, और उस वजह से क्या हो गया
कि एकदम से फॉल हो गया लेवल, तो उसकी जगह हम ग्लाइकोजन नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे इसमें प्रोड्यूस, मतलब इसमें क्या करेंगे कि इसको स्टॉप कर देंगे। देख रहे हो कि ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम है, ये कम कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो वही चीज़ मैं आपको समझाना कि ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है। जो टाइमिंग और कितना हार्मोन रिलीज़ होना है, इसको हमें कंट्रोल किया जाता है फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। तो यही चैप्टर था आज का। मैंने पूरा आपको समझा दिया, फीडबैक मैकेनिज्म, हार्मोन्स, प्लांट के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, और हर चीज़ हमने कवर करी है। ब्रेन के बारे में जितनी भी चीज़ें हमने, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन देखा, वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शंस देखे, उसके बाद हमने हाउ नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन देख लिया, उसके बाद हमने रिफ्लेक्स एक्शंस देख लिए, फिर कैसे नर्वस सिस्टम हमारा डिज़ाइंड है वो भी हमने कवर अप कर लिया। ठीक है, तो आई होप आज का चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड हमने एक एक चीज़ कवर करी है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय।